तो एसजीएमएल की अगर हम बात करें तो एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो ये डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से जो है वो डिसाइड होगा। आपकी वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से डिसाइड होगा, ये आपका एसजीएमएल डिसाइड करता है। तो बेसिकली एसजीएमएल कंटेन करता है क्या? डीटीडी। एसजीएमएल कंटेन करता है क्या? डीटीडी, जो क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन होता है। ठीक है, तो एसजीएमएल इज नॉट itself a document line but a description of how to specify one। एसजीएमएल डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं यूज होगा, लेकिन ये बताएगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन आप वेबसाइट का करने जा रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट करोगे, उसकी डिफिनीशन आपको कहां से मिलेगी? आपके डीटीडी से मिल जाएगी। और डीटीडी ही कहां पे आता है? आपका एसजीएमएल में आएगा। तो कुछ एडवांटेजेस हैं एसजीएमएल के। एडवांटेजेस हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन किसी वेबसाइट का परचेज मतलब बनाते हो तो आपको क्या उसके एडवांटेजेस मिलेंगे, वो चलिए देख लेते हैं। तो दे कैन बी क्रिएटेड बाय थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर जीयूआई में आपने प्रिपेयर किया है एचटीएमएल और सीएसएस से, उसको अगर डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो एक हायरार्किकल अप्रोच आप फॉलो करोगे। मान लो आपने वेबसाइट बनाया, उसमें होम रख दिया, अबाउट अस रख दिया, कॉन्टेक्ट रख दिया, तो आपका जीयूआई हो गया, इस पे आप क्लिक करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा तो होम, और होम के बाद फिर कहां जा सकते हो? अबाउट अस पे जा सकते हो, फिर कॉन्टेक्ट पे जा सकते हो। अब मान लो अबाउट अस पे आपने दो सब लिंक्स बना दिए, क्या? एक बना दिया प्रोफेशनल और एक बना दिया पर्सनल। तो अब होम पे आप दो एरो बनाओगे और वहां पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे, जैसे आपने प्रिंटर और मेमोरी के कॉन्सेप्ट में ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। So they will be more portable because an HTML compiler can interpret any document by reference to its DTD। तो HTML जनरली जो है वो वेबसाइट इंटरप्रेट कर लेती है विद द हेल्प ऑफ DTD। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो जब आपने HTML की प्रोग्रामिंग शुरू करी थी, तो जब हम HTML लिखते थे तो वहां पे डॉक टाइप लिख के आता था। ठीक है, तो वो यस डॉक टाइप जो है आपका, वही आपकी क्या? डीटीडी है। ठीक है, या आप लिखते थे ना स्क्रिप्ट टाइप, तो स्क्रिप्ट टाइप में कहीं लिखते थे आप सीएसएस स्लैश टेक्स्ट या टेक्स्ट स्लैश सीएसएस लिखते थे, और कहीं पे जावा स्क्रिप्ट होता था तो वहां पे टेक्स्ट स्लैश स्क्रिप्ट या टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट लिखते थे। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है? डीटीडी है। तो डीटीडी का यूज कहां पे होता है? द लैंग्वेज दैट द वेब ब्राउजर यूजेस, वो क्या है जो वेब ब्राउजर यूज करता है? वो तो एचटीएमएल है। ठीक है, लेकिन एसजीएमएल कौन यूज करता है? डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए ब्राउजर ही यूज करता है। तो पहले शुरुआती वेबसाइट डिजाइनिंग में तो एसजीएमएल यूज होती थी, लेकिन एसजीएमएल के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, वो कंप्लीट जहां भी जाता था कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जाता था। लेकिन आजकल एसजीएमएल का एक एडवांस वर्जन आ गया है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसको एक्सएमएल बोलते हैं। और इस एक्सएमएल का यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच मतलब जिसको जितना रिक्वायर्ड होगा केवल उतना ही डेटा उससे उसको देंगे और उससे लेंगे भी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल हम किसी भी टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं? यूजर से सर्वर और सर्वर से यूजर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो एसजीएमएल बेसिकली शुरू में जो था वो आईबीएम ने इसको डेवलप करा था, जो जीएमएल और आईएसआईएल का मिक्सचर था। ठीक है, जीएमएल जनरल मार्कअप लैंग्वेज और आईएसआईएल का क्या था? मिक्स था। और किसने डेवलप किया था एसजीएमएल को? आईबीएम ने। लेकिन अब एसजीएमएल रिप्लेस होके किसने कर दिया है उसको रिप्लेस? एक्सएमएल ने। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यस सर। जीएमएल का तो यहाँ पे है जनरल मार्कअप लैंग्वेज, आईएसआईएल आई डोंट नो। ठीक है, तो ये अभी हमने बता दिया कि एसजीएमएल क्या होता है। अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करके देखा था। तो अब देखो, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करते समय हमने आपको बताया था कि आप तो एक पेड वेब स्पेस परचेज करना चाहोगे।
वेब स्पेस कहाँ परचेज करोगे? वेब सर्वर पे परचेज करोगे। वेब स्पेस कहाँ परचेज करोगे? वेब सर्वर पे परचेज करोगे। क्यों परचेज करोगे? हमने वो भी बताया था। इसलिए परचेज किया जाएगा क्योंकि अगर हम एक लोकल वेब सर्वर क्रिएट करते हैं और इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके ग्लोबल बना देते हैं, तो बेसिकली हमें इसको 24/7 ओपन रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ओपन करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ठीक है। और एक आदमी भी हायर करना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर मेंटेनेंस कर सके। तो बहुत ज्यादा हैक्टिक टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? पेड वेब सर्वर्स परचेज कर लेते हैं। तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस, ठीक है। वेब होस्टिंग क्या है? एक सर्विस है जो क्या हमें प्रोवाइड करती है? एक वेब स्पेस प्रोवाइड करती है। वेब होस्टिंग मतलब अपनी वेबसाइट को उठा के उस वेब सर्वर पे रख देना, होस्ट कर देना, और उसका एक प्रॉपर क्या होगा? डोमेन नेम होगा। उस वेब स्पेस का एक प्रॉपर क्या होगा? डोमेन नेम होगा, जो अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके देखा। और उस डोमेन नेम से फिर हम उस वेबसाइट को 24/7 क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके पास वो वेब स्पेस होता है। अब वो डोमेन नेम तो उन्होंने हमें फ्री में दे दिया, लेकिन अभी वेब स्पेस को हमसे पैसा ले लेंगे। क्योंकि भाई अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट का एड्रेस तो हम दे देंगे, ठीक है। आपने कहा कि हम एक 2 BHK यहाँ पे एक फ्लैट बनाएंगे, हमें इतनी जगह चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो डोमेन नेम इज योर 2 BHK। लेकिन जब आप खरीदने आओगे तो आपको 2 BHK कहाँ बनाओगे? हवा में बनाओगे? नहीं, आपको जमीन चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगा। तो वही चीज है कि आपने वेब सर्वर को बोल तो दिया कि ये डोमेन अब हम ले रहे हैं, डोमेन नेम हमें फ्री में मिल गया, लेकिन उस डोमेन नेम के लिए जो रिसोर्स होगा, उस डोमेन नेम को इंटर करने पे, डालने पे जो रिसोर्स हमारे ब्राउजर पे आएगा, क्लाइंट को मिलेगा, उसको कहाँ रखोगे? तो उसके लिए दो ऑप्शन है कि आप अपने सिस्टम को बना लो, तो उस पर बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, प्लस हाई एंड का आपका कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम भी होना चाहिए। और एक है कि आप बने बनाए वेब स्पेस को परचेज कर लो, ठीक है। गोडैडी वगैरह सब प्रोवाइड, डोमेन भी देता है, होस्ट भी करता है, हर चीज प्रोवाइड करता है। बिल्कुल मिलता होगा, बैंडविड्थ खरीदते होंगे वो लोग। जैसे आपका बीएसएनएल, जियो, ये लोग क्या करते हैं? बैंडविड्थ परचेज करते हैं और उस बैंडविड्थ में फिर ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे किस कोई प्लॉट बेच रहा होगा तो हम लोग प्लॉट परचेज कर लेंगे और फिर हम उसमें प्लॉटिंग करके अलग अलग साइजेस के प्लॉट निकाल लेंगे और फिर उसको बेचना शुरू करेंगे। किराए पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डोमेन नेम होगा वो हमारे आईपी एड्रेस से बाइंड हो जाएगा, वो हमें अलॉट हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ पैनल मिलेंगे जिसको हम क्लाइंट पैनल बोलते हैं या एडमिन पैनल भी इसको बोलते हैं। उसके थ्रू अपने वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, बहुत ढेर तरह के काम कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ होस्टिंग की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ होस्टिंग टाइप्स अवेलेबल इन नाउअडेज। तो होस्टिंग के कुछ टाइप्स की बात करें तो एक होता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब ये कम पैसा वाला होता है। शेयर्ड होस्टिंग जो होता है ये कम पैसे वाला होता है। अगर आपको कम पैसे में काम कराना है तो आप क्या यूज करोगे? शेयर्ड होस्टिंग यूज करोगे। शेयर्ड होस्टिंग में एक ही प्लॉट में, एक ही वेब स्पेस में कई वेबसाइट्स को रख दिया जाएगा। एक ही वेब स्पेस में कई वेबसाइट्स को रख दिया जाएगा और वो सब एक दूसरे का रिसोर्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो इन शेयर्ड होस्टिंग द होस्टिंग कंपनी पुट्स थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। मतलब एक ही मशीन पे कई वेबसाइट्स को जो है वो होस्ट कर देंगे। तो ये सस्ता होता है, ठीक है। और उन सब के लिए एक लोकल सर्वर, एक वेब सर्वर प्रोवाइड कर देंगे और एक डेटाबेस सर्वर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो सारी वेबसाइट सेम वेब सर्वर और सेम डेटाबेस सर्वर का यूज करके अपनी सर्विसेज जो हैं वो यूज करेंगे और क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर सारी वेबसाइट्स एक साथ यूज होना शुरू हो गई तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, तो सर्वर क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, या फिर यूजर को रिस्पांस नहीं मिलेगा, वेटिंग टाइम यूजर का बढ़ जाएगा। तो सीखने के लिए आप शेयर्ड जो है वो वेब सर्विस प्रोवाइड मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा चलाना है तो आप इसको मत यूज करो। फिर उसके बाद होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इसलिए बोला गया है, या इसको पहले बोलते थे डेडिकेटेड सर्वर्स।
डेडिकेटेड सर्वर्स इन द सेंस ये आपको परमानेंट, मतलब जब तक कल ये आपने पैसा दिया है 1 साल 2 साल 3 साल, ये तब तक एक पर्टिकुलर सिस्टम आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन अब अलॉट होने का मतलब ये नहीं है कि एक सिस्टम आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, ये वर्चुअली आपको अलॉट हो जाएगा कि भाई ये 2 GB का स्पेस का एक सिस्टम है, इसमें 8 GB रैम लगी हुई है, एक i3 प्रोसेसर लगा हुआ है, ये आपको 1 साल के लिए इतना पैसा अगर आप देते हो तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो वो आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो गया, इसको वीपीएस बोलते हैं। तो ये डेडिकेटेड होता है, ये शेयरिंग नहीं होगा। यहाँ आपके अलावा कोई और अपनी वेबसाइट होस्ट नहीं कर पाएगा इस सिस्टम में। ये पूरा इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको अलॉट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर। It is a server which is partitioned into smaller servers. In this, customer is given their own partition, which is installed with its own operating system, unlike shared hosting. तो यहाँ पे आप खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, अपना खुद का जितना भी रायता फैलाना है फैला सकते हो, ठीक है, जब तक आपने पैसा दिया है तब तक के लिए। इसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। अगर डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो देखो बीपीएस में क्या था कि एक सिस्टम पे एक हार्ड डिस्क स्पेस आपको दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर डेडिकेटेड सर्वर पे है तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा सर्वर ही आपको दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा। मतलब उसमें अगर 500 GB का स्पेस है उस हार्ड डिस्क में तो 500 GB पूरा का पूरा आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पे जो वर्चुअल था वहां पे 500 GB अगर आप ले रहे थे तो उस हार्ड डिस्क का 500 GB तो आपको लिया जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग स्पेस होगा वो किसी और को भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते वहां पे आपको शेयर्ड और वर्चुअल में क्या अंतर था, शेयर्ड में प्रोसेसर वगैरह सब कुछ शेयर होगा, लेकिन वर्चुअल में केवल स्पेस शेयर होगा, प्रोसेसर रैम वगैरह आपके लिए डेडिकेटेड होगा। लेकिन जो कंप्लीट डेडिकेटेड सर्वर होगा उसमें कुछ भी शेयर नहीं होगा, वो केवल आपके लिए ही होगा। तो दिस काइंड ऑफ होस्टिंग सिंगल डेडिकेटेड सर्वर इज सेटअप फॉर जस्ट वन कस्टमर, केवल एक कस्टमर के लिए बनाया जाएगा। और ये बेसिकली ऐसे बिजनेस के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट का जो वेब सर्वर होगा वो डेडिकेटेड होगा, फ्लिपकार्ट ने खुद बनाया होगा या फिर किसी से परचेज किया होगा, वहां पे कोई और जो है वो यूज उसको नहीं कर सकता। फिर रीसेलर होस्टिंग होती है। रीसेलर होस्टिंग इन द सेंस ऑफ, ऐसे समझो कि हमने अभी परचेज कर लिया, अब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई दोस्त है या हमारा कोई जान पहचान वाला जो उसको यूज करना चाहता है तो हमने उसको बेच दी, तो वो रीसेल हमने कर दिया। तो अ रीसेलर एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, मतलब ब्रोकरेज की तरह कर सकते हो कि आपने 1000 में करा था, 1200 रुपए अपने दोस्त को बेच दिया, ठीक है। फिर ग्रिड होस्टिंग होती है। तो ग्रिड होस्टिंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और बहुत बड़ी वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे अवेलेबल होते हैं। जैसे आप अगर बात करो तो आपका वेब सर्वर किसी दूसरे सिस्टम पे होगा, आपका डेटाबेस किसी दूसरे सिस्टम पे होगा, आपका प्रिंटर सर्वर किसी दूसरे सिस्टम पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटाबेस जो होगा कोई एक सिस्टम पे नहीं होगा, रैक ऑफ सर्वर्स यूज करे जाएंगे, रैक ऑफ डेटाबेसेस यूज करे जाएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो मास्टर स्लेव वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा या रेड आर्किटेक्चर पढ़ा होगा। तो इस तरह के जो आर्किटेक्चर, मतलब जैसे गूगल, गूगल के पास जो होगा वो ग्रिड होस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि गूगल के पास मल्टीपल सर्विसेज हैं, गूगल के पास क्या है, मल्टीपल सर्विसेज है, तो हर सर्विसेज के लिए वो अलग अलग टाइप के सर्वर्स को यूज करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम वेब होस्टिंग कंपनीज की बात करें तो ये कुछ होस्टिंग कंपनीज है, ब्लू होस्ट, गोडैडी, होस्ट गेटर, जस्ट होस्ट, लॉफिंग स्क्विड, ये सब क्या है, होस्टिंग कंपनी जो वेब स्पेस आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ये सारी की सारी कंपनियां क्या हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगी, वेब स्पेस। इसमें से कुछ कंपनियां आपको डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं, मतलब भाई आप अगर परचून की दुकान खोलते हो तो वैसा थोड़ी ना है कि केवल चीनी बेचोगे चाय नहीं बेचोगे, आप चाय भी बेचोगे, चीनी भी बेचोगे, बिस्किट भी बेचोगे, मतलब कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करोगे। तो ये कंपनियां भी आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ आपके वेब स्पेस वाली होस्टिंग कंपनियां हैं।
तो ये आप देख लेना। अब कैसे एक वेबसाइट काम करती है, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट को किस तरीके से आप होस्ट करोगे। तो सबसे पहले दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, पहले ये जान लो, इसकी बात हमने कई बार करी है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मली आपका टेक्स्ट मैटर कंटेन करती है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है कुछ इवेंट परफॉर्म होने पे। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, उनके कंटेंट, जैसे आपने ओपन किया, जैसे एक वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लो हमने ओपन कर दिया बिंग, बिंग ओपन करा, तो ये बिंग है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये बिंग ओपन हो गया, तो यहां पे देखो ये कंटेंट्स अपने आप चेंज होते रहेंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस, अच्छा कुछ ट्विटर और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ये लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और वेबसाइट है एमएसएन, एमएसएन ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो एमएसएन इंडिया है। तो अब देखो ये इस तरह की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, कंटेंट्स अपने आप चेंज हो रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट्स बढ़ रहे हैं। आप इधर आओ तो ये सब भी देखो, ये सब बदल रहे हैं, मतलब इमेज भी है, वीडियो भी है, हर तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये आपकी एक डायनेमिक वेबसाइट है। ये आपकी कैसी वेबसाइट है, एक डायनेमिक वेबसाइट है। देखो ये भी बदल रहा है ना, अभी ये फ्लेमिंग वगैरह का है और फिर उसके बाद देखो फिर बदल गया। तो ये डायनेमिक वेबसाइट, मतलब इसके कंटेंट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते चल रहे हैं। लेकिन अगर स्टैटिक वेबसाइट की बात करो तो गूगल ही करते हैं, गूगल के पास चलते हैं और उससे कहते हैं कुछ हमें स्टैटिक वेबसाइट्स के एड्रेस दो। जैसे स्टैटिक वेबसाइट का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका W3C, W3C, ये वेबसाइट आपकी, यहाँ कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ आपका कुछ भी नहीं। और देख लो केवल हल्की फुल्की इमेजेस कंटेंट है, बाकी सब क्या है, टेक्स्ट है, वीडियो वीडियो नहीं है। और देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप 1 घंटे नहीं 2-4 साल वेट कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कब, जब आप अगर मान लो सर्वर साइड पे कोई इसको बदल देता है, ठीक है, जिसका ओनर है, जब आप पेज रिफ्रेश करोगे तब आपको दिखेगा। तो ये आपकी कैसी वेबसाइट हो गई, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स वेबसाइट, इसका जो कंटेंट है वो क्या है, फिक्स है। देखो एक बार भी नहीं अभी तक चेंज हुआ। ठीक है, तो ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट होगी। तो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, कहानी आप पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग चलते हैं स्टेप्स पे। तो पहली बात आपको ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस टाइप की वेबसाइट चाहते हो, स्टैटिक चाहते हो कि डायनेमिक चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है M2R5 वालों के लिए, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट्स। पहला आपको वेबसाइट डिटरमाइन करना पड़ेगा कि स्टैटिक वेबसाइट चाहते हो कि डायनेमिक वेबसाइट चाहते हो। फिर दूसरी चीज, अपना होस्टिंग सर्वर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब होस्टिंग सर्वर कैसे चूज करोगे, तो अनलाइक स्टैटिक HTML sites which can be hosted on most web servers, when it comes to web application there are basically two types of hosting platform। तो दो टाइप के होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी होते हैं जो आपकी होस्टिंग नीड के हिसाब से होते हैं। पहला लाइनेक्स होस्टिंग, मतलब आप लाइनेक्स सर्वर पे होस्ट करना चाह रहे हो, और दूसरा आपका क्या, विंडोज होस्टिंग। तो अगर विंडोज होस्टिंग करोगे तो आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज मिलेंगी और बेसिकली आप बाइंड हो जाओगे। क्योंकि अगर विंडोज यूज करते हो तो विंडोज कहेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी भी यूज करो। तो विंडोज की टेक्नोलॉजी से आपको MySQL मिल जाएगा और इधर से .NET ASP.NET मिल जाएगा। तो आप अगर ASP.NET की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, डायनेमिक में ASP.NET यूज कर रहे हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विंडोज का होस्टिंग यूज करना पड़ेगा। अब अगर लाइनेक्स होस्टिंग की बात करो तो लाइनेक्स होस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें आप PHP, पर्ल, पाइथन या और अदर लैंग्वेजेस जो भी हैं वो भी यूज कर सकते हो। प्लस आप डेटाबेस भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप पोस्टग्रेस यूज कर लो, DB2 यूज कर लो, डरबी यूज कर लो, ओरेकल यूज कर लो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो एज अ डेटाबेस। तो पहला चीज था कि वेबसाइट का टाइप डिसाइड कर लेना। दूसरा, अपने होस्टिंग के सर्वर को डिसाइड करना कि विंडोज सर्वर पे होस्ट करना है कि लाइनेक्स सर्वर पे होस्ट करना है। उसके बाद अपने वेब होस्टिंग प्लान को आप डिसाइड करो कि आप शेयर्ड लोगे कि वर्चुअल वाला लोगे कि डेडिकेटेड लोगे कि ग्रिड वाला लोगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग चीजें भी हैं कि कैसे क्या है, किस तरीके से हैं। उसके बाद अपने DNS एड्रेस को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, DNS एड्रेस जो अभी हम लोगों ने करके देखा था, तो उसको भी आपको परचेज करना होगा।
इतनी चीजें होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डोमेन कंट्रोल पैनल पे चलना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। फिर अपने डोमेन नेम पे जो भी आपको डोमेन नेम चाहिए होगा उस पे जाना होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना होगा और अपने ऑब्जर्वर वगैरह को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो वहां पे एग्जिस्टिंग नाम वगैरह होगा उसको हटा के अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज करना होगा। और इतनी काम करने के बाद फिर आपको अपनी वेबसाइट अपलोड करनी होगी। अपलोडिंग के लिए टूल्स ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर छोटा सा डाउनलोड कराएंगे एफटीपी सर्वर, या आप अगर उनका सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाह रहे हो, अपना खुद का सर्वर यूज करना चाह रहे हो, तो एक ओपन सोर्स बहुत ही अच्छा एफटीपी सर्वर है फाइलजीला, इसको आप यूज कर सकते हो। तो अनलाइक मतलब बहुत से जो होते हैं वो कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप उनके कंट्रोल पैनल्स को नहीं यूज करना चाह रहे हो, क्लाइंट पैनल्स को, क्लाइंट पैनल भी बोलते हैं, कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं, तो आप एफटीपी क्लाइंट यूज कर लो। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को आपके सिस्टम से आपके वेब सर्वर पे पहुंचा देगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ये वेबसाइट आपकी अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, आपकी वेबसाइट तुरंत क्या हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। फिर कोई भी उस यूआरएल का यूज करके आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे कैसे होना है, तो अपने कंट्रोल पैनल पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे एक फाइल मैनेजर का बटन होगा, फाइल मैनेजर पे क्लिक करना होगा। वहां पे अपनी रूट डायरेक्टरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी बेसिकली index.html या फिर जो भी वेबसाइट में बनाया होगा वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, या अपने फोल्डर को पूरा का पूरा आपको देना होगा। और वो आप ओके कर दोगे तो आपका जो फोल्डर है वो आपके वेब सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। तो और फाइल जिला के लिए है, तो फाइल जिला के लिए ये भी चीजें हैं कि फाइल जिला इंस्टॉल करो, वहां पे फाइल मेन्यू पे जाओ, साइट मैनेजर पे जाओ, न्यू साइट पे क्लिक करो, ठीक है। अपने डोमेन नाम वगैरह को वहां पे भरो, ठीक है। फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड और अपने वेबसाइट का आईपी एड्रेस वगैरह भी बदलो, अपने जो सर्वर का एफटीपी एड्रेस है उसको दो, और फिर उसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड, और फिर पोर्ट नंबर 21 जो एफटीपी के लिए यूज होता है, एफटीपी का पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर 21 होता है। उसके बाद कनेक्ट कर दो तो ये आपके वेब स्पेस से जो है वेब सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और आपकी वेबसाइट को जो है वो ट्रांसफर कर देगा आपका एफटीपी, ठीक है। फिर आपका जब एफटीपी मतलब फाइल पूरा भेज दिया, उसके बाद आप जाके और वहां पे आप कंट्रोल पैनल में आपका एक बटन मिलेगा पब्लिश का, और पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग 2 मिनट के बाद देखेंगे।